शीला ने अपनी इकलौती बेटी की शादी कर दी और फिर घर में अकेली रह गई। तो एक दिन उसकी बेटी और दामाद आए और कहने लगे, माँ आप हमारे साथ हमारे पास आ जाएं। तो शीला उनके साथ चली गई और रात को सुधांशु सास के लिए हर तरह के फ्रूट लाता और कहता, माँ जी भर करके खाया करें। तो ये बात उसके माँ बाप को बहुत बुरी लगती और वो शीला को सारा दिन गालियाँ और ताने देते रहते। तो कुछ दिन बाद शीला का पेट फूलने लगा तो सुधांशु के माता पिता ने शीला पर बदचलनी का आरोप लगाकर उसे निकाल दिया और शीला का कुछ पता न चला। कुछ दिन बाद सुधांशु को अस्पताल से कॉल आई कि आप बाप बन गए हैं। तो सब परेशान होकर अस्पताल पहुंचे तो उनके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई, क्योंकि बेटी को विदा करते समय शीला की आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में संतोष भी था कि आज वो अपने कर्तव्य से मुक्त हो गई है। मगर विदाई के बाद घर तो जैसे उसे काटने को दौड़ने लगा। एक एक करके सारे मेहमान भी चले गए तो शीला बिल्कुल ही अकेली रह गई। वो जवानी में ही विधवा हो गई थी, एक तो कम उम्र की शादी और एक ही बेटी। इस उम्र में भी शीला को देखकर कोई नहीं मानता था कि वो जवान बेटी की माँ है, बल्कि वो तो प्रीति की बड़ी बहन की ही लगती थी। शादी का खाना बचा हुआ था। रात हुई तो शीला ने सोचा कि वो ही खा लेती हूँ। पहले तो उसकी बेटी प्रीति सारे घर के काम कर दिया करती थी। शीला बुझे दिल के साथ उठी और खाना गर्म करके ले आई। जैसे तैसे करके उसने खाना खाया। अब घुटनों में दर्द इतना अधिक हो रहा था कि वो बर्तन रखने किचन में भी नहीं जा सकती थी। उसने सारे बर्तन वहीं रखे और खुद लेट गई। वो आज खुद को बहुत अकेला महसूस कर रही थी। रात कट गई, अगला दिन शुरू हुआ तो उठ गई बैठी। उसके पास इतनी क्षमता तो थी नहीं कि अपने लिए कोई नौकरानी रख सके। अब बेटी की शादी के बाद उसने अपना घर खुद ही संभालना था। जैसे तैसे करके वो घर की सफाई करती तो उसे भूख लग जाती, लेकिन फिर खाना बनाने के लिए उसके अंदर थोड़ी भी हिम्मत न होती। बेटी की शादी करके तो वो जैसे मुसीबत में फंस गई थी। एक हफ्ते बाद शीला की बेटी प्रीति अपने पति सुधांशु के साथ माँ के घर आई तो घर की हालत देखकर हैरान रह गई। हर चीज पर धूल की परत जमी हुई थी। किचन में चूल्हा ठंडा और सारे बर्तन गंदे सिंक के अंदर पड़े हुए थे। प्रीति घबरा गई। माँ माँ कहाँ हो आप? उसने आवाज लगाई। अंदर कमरे से कराहने की आवाजें आ रही थी। प्रीति लपक कर कमरे के दरवाजे तक गई और सामने का दृश्य देखकर उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। शीला सामने ही चारपाई पर लेटी थी। उसने अपने सर पर दुपट्टा बांध रखा था और ये कराहने की आवाजें उसी की थी। माँ क्या हुआ है आपको? प्रीति तुरंत आगे बढ़ी और उसने माँ के सर पर हाथ रखा और अचानक ही अपना हाथ खींच लिया। शीला का शरीर बुखार में तप रहा था। क्या बात है, क्या हुआ आंटी आपको? सुधांशु ने आगे बढ़कर परेशानी से पूछा। वो सुलझा हुआ इंसान था। अपनी सास की हालत देखकर उसे भी दुख हो रहा था। शीला थोड़ा बेहोशी में थी, तेज बुखार में तप रही थी और कमजोरी की ये दशा थी कि प्रीति को देखते ही अंदाजा हो गया कि माँ ने कई दिन से कुछ नहीं खाया। शायद वो कई दिन से बीमार थी। प्रीति की आंखों में आंसू आने लगे। सुधांशु जल्दी से शीला को अपनी गाड़ी में डालकर अस्पताल ले गया। जिस समय सुधांशु शीला को लेकर गया उसके चेहरे पर परेशानी सी थी। डॉक्टर ने कहा कि आंटी को आराम की ज़रूरत है, लेकिन इस तरह अकेले घर में रहते हुए ना तो उन्हें आराम मिलेगा और ना ही समय पर दवा और खाना। उनका ख्याल रखने के लिए उनके साथ किसी को रहना ज़रूरी है। सुधांशु ने कहा। तो प्रीति परेशान सी हो गई। तो फिर आप मुझे कुछ दिन के लिए माँ के पास छोड़ जाएं, ऐसे तो ये अकेली और बीमार हो जाएंगी, प्रीति ने कहा। तो सुधांशु कुछ सोचने लगा। नहीं, तुम्हें छोड़कर जाने से तो अच्छा है कि आंटी को अपने साथ ले चलो, वहां पर तुम उनका ख्याल भी रख लेना। सुधांशु ने बैठे बैठे ये फैसला कर लिया था। प्रीति को इस पर कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन उसके दिमाग में बस एक ही सोच आई। घर में सुधांशु के माता पिता इतने खुले विचारों वाले बिल्कुल नहीं थे कि प्रीति की माँ के घर आने पर उन्हें कोई आपत्ति न होती। लेकिन सुधांशु ने फैसला कर लिया था। वो शीला को लेकर अपने साथ दूसरे शहर आ गया जहाँ उसका घर था। शीला को बहुत कमजोरी हो रही थी। तीनों गाड़ियों से उतरकर घर के अंदर आ गए। सामने ही प्रीति के सास ससुर बैठे थे। उन्होंने जो शीला को सुधांशु और प्रीति के साथ आते देखा तो एकदम चौंक से गए। अरे आंटी, आपने ये इतना भारी बैग क्यों उठा रखा है? लाइए मुझे दे दीजिए। सुधांशु ने आगे बढ़कर शीला के हाथ से बैग ले लिया। शीला मुस्कुराते उसे आशीर्वाद देने लगी। सामने बैठी हुई प्रीति की सास के माथे पर अचानक बल पड़ गए थे। उन्होंने आंखें फाड़कर ये दृश्य देखा। क्या हुआ प्रीति, अपनी माँ को भी साथ ले आई हो? ठीक तो है? चुबाते हुए स्वर में सास ने पूछा। तो प्रीति थोड़ा शर्मिंदा सी हो गई। जी, सुधांशु ने कहा था अम्मा जी। तभी सुधांशु बोला, प्रीति की माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, हम उन्हें वहाँ अकेले नहीं छोड़ सकते थे, इसलिए उन्हें अपने साथ ही ले आए। आज से ये हमारे साथ ही रहेंगी, सुधांशु ने कहा और खुद अंदर बढ़ गया। जबकि उसकी माँ अचानक अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। क्या मतलब हमारे साथ ही रहेंगी? प्रीति, तुम्हें पता है कि हमारे घर में पहले ही कमरे कम है, अंदर वाले दोनों कमरे तुम्हारे सामान से भरे पड़े। अब बताओ तुम अपनी माँ को कहाँ रखोगी? प्रीति शर्मिंदा सा होने लगी।
शीला को भी शर्मिंदगी तो हुई, लेकिन उसी पल सुधांशु अंदर से बाहर निकल आया। आंटी, मैंने आपका सामान अपने साथ वाले कमरे में रख दिया है, आप वहाँ जाएं और आराम कर लें। जाओ प्रीति, आंटी को ले जाओ, सुधांशु ने कहा तो प्रीति ने माँ का हाथ पकड़ा और उन्हें कमरे में ले गई। वो सास के सवालों को जवाब नहीं दे सकती थी, मगर सुधांशु के माँ बाप को शीला का वहाँ आना बहुत बुरा लगा था। प्रीति आते ही घर के कामकाज करने लग गई थी। सास ने उसे एक मिनट भी बैठने न दिया था। सुधांशु तो अपने किसी काम से निकल गया। उसने सारे घर की सफाई की, खाना बनाया और इसी बीच रात होने लगी। सुधांशु आया तो प्रीति ने सबके लिए खाना टेबल पर लगा दिया। अरे आंटी कहाँ है, उन्हें भी तो बुला लो। हाथ धोकर टेबल पर बैठते हुए सुधांशु ने कहा, माँ की तबीयत खराब है, इसलिए मैं उन्हें खाना कमरे में ही दे आती हूँ, प्रीति ने जल्दी से कहा। वो सास की तेज नजरों को अच्छी तरह से जानती थी। उसने खाना ले जाकर शीला को कमरे में दे दिया। सब लोग टेबल पर बैठकर खाना खाते रहे। खाना खत्म हुआ तो सुधांशु उठकर फिर से बाहर निकल गया। देख रहे हैं आप, हमारे खर्चे तो इससे पूरे नहीं होते और ये जाकर अपनी सास को भी उठा लाया है, और कैसे बार बार आंटी जी कर रहा है। प्रीति के सास ने अपने पति से कहा तो उन्होंने सर झटक कर अखबार अपने सामने फैला लिया। मगर थोड़ी ही देर के बाद सुधांशु वापस आया तो उसके हाथ में बड़े बड़े से फ्रूट के थैले थे। सुधांशु ये सारे थैले लिए सीधा शीला के कमरे में जा खड़ा हुआ। अरे आंटी जी, आपने अभी तक खाना भी नहीं खाया, सारा खाना साथ वाली मेज पर का रखा हुआ था। आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने की ज़रूरत है। ये देखिए, मैं आपके लिए बहुत सारे फ्रूट ले लाया हूँ। प्रीति प्रीति आंटी को ये सारे फ्रूट काट कर दो ताकि उनके अंदर कुछ एनर्जी तो आए। कितनी ज़्यादा कमज़ोरी हो रही है, सुधांशु ने नरमी से कहा। प्रीति छुरी और प्लेट लेकर किचन से शीला के कमरे में आ गई, लेकिन ठीक उसी पल सुधांशु के माँ बाप पीछे से शीला के कमरे में आ गए। सुधांशु, मैंने तुझे अपनी शुगर की दवाई लाने के लिए कहा था, वो लेकर आया है? सुधांशु की माँ ने चुपते हुए स्वर में पूछा। सुधांशु ने अचानक अपने माथे पर हाथ मारा और बोला, ओ माँ, वो तो मैं भूल ही गया। आप चिंता ना करें, मैं कल ही ला दूंगा। अभी तो आपके पास 2-3 दिन की दवा होगी ना, सुधांशु ने जवाब दिया। लेकिन अचानक ही उसकी माँ हत्थे से उखड़ गई। मेरी दवाइयाँ लाना तो याद नहीं है, लेकिन सास की सेवा करने का बड़ा पता है तुझे। थैले भर भर कर फ्रूट ला के पैरों में ढेर कर रहा है और पत्नी से भी कह रहा है कि काट कर खिलाए। वो अचानक ऐसे चिल्लाने लगी कि सुधांशु हक्का बक्का होकर उनकी शक्ल देखने लगा। क्या हो गया है माँ? डॉक्टर ने आपको फ्रूट खाने से मना किया है, इसलिए मैंने आपको फल देने के लिए नहीं कहा। सुधांशु की बात पर उसके माँ बाप पैर पटकते हुए कमरे से बाहर चले गए। शीला शर्मिंदा सी होने लगी। बेटा, तुम ये फल ले जाकर अपने माता पिता को दे दो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उन्होंने कहना चाहा, लेकिन सुधांशु ने नहीं में सिर हिला दिया। नहीं, आप ही खाएं ताकि आप ठीक हो जाएं। आप वहाँ अकेले नहीं रह सकती थी, इसीलिए मैं आपको यहाँ लेकर आया। माँ, पिताजी की चिंता ना करें, वो कुछ दिनों में ठीक हो जाएंगे। सुधांशु कहते हुए उठा और कमरे से बाहर चला गया। प्रीति खुद इस सब में बुरी तरह से परेशान हो गई थी। धीरे धीरे शीला की तबीयत ठीक होने लगी। सुधांशु ने उसका बहुत बिल्कुल ठीक किसी बेटे की तरह ख्याल रखना शुरू कर दिया था। दिन गुजरते रहे। अब शीला अपने पैरों पर चलकर घर में घूम फिर सकती थी। उस दिन कमरे में बैठे बैठे उसका दिल घबराने लगा। शाम का समय हो रहा था। आओ माँ, बाहर चलकर बैठते हैं, बहुत अच्छी हवाएं चल रही हैं। प्रीति ने आगे बढ़कर माँ का हाथ पकड़ा तो वो भी उठ खड़ी हुई। घुटनों के दर्द में कारण चलना कठिन था, लेकिन फिर भी वो जैसे तैसे करके कमरे से बाहर आ गई। लाउंज में रखी कुर्सियों में से कुर्सी पर प्रीति ने अपनी माँ को बिठा दिया। वो बहुत थकी हुई लग रही थी। क्या बात है, तुम बहुत थकी हुई हो, शीला ने अपनी बेटी से कहा तो वो मुस्कुरा दी। हाँ माँ, सारे घर के कपड़े धोए हैं और अभी खाना बना कर आई हूँ। बस धुले हुए कपड़े सूख जाएं तो उन्हें इस्त्री करना बाकी है। प्रीति की बात पर शीला ने सर झुका लिया। वो देख रही थी कि बेटी सारा दिन घर का काम काज करती है, सास उसे एक मिनट भी बैठने न देती थी। शीला और प्रीति को वहाँ बैठे हुए 5 मिनट हुए थे कि अंदर से प्रीति के ससुर बाहर निकल आए। क्या हाल है बहन, अब कैसी तबीयत है? ससुर जी ने सामने कुर्सी पर बैठते हुए कहा तो शीला मुस्कुरा दी। कुशल है भाई, अब तो भगवान की बहुत कृपा है, मैं खुद को बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। ससुर जी एकदम जोर से हंस पड़े और बोले, हाँ बहन, मुफ्त का खाना खा रही हो। रोजाना थैले भर भर कर फ्रूट सुधांशु लाता है जो तुम चट कर जाती हो। हर दिन तुम्हारे लिए अच्छे और महंगे डॉक्टर से दवाइयाँ लेकर आता है और तुम्हारे पैर भी दबाता है। तुमने ठीक नहीं होना तो किसे होना है? प्रीति के ससुर की बात पर शीला शर्मिंदा सी हो गई थी। प्रीति को भी बहुत बुरा लगा। तभी अंदर से प्रीति की सास बाहर निकल आई। अरे कोई बीमारी नहीं थी शीला बहन को, ये तो सिर्फ बेटी के घर जाकर मुफ्त की रोटियां तोड़ने के बहाने थे। जैसे ही मेरा मासूम बेटा गया, उसको फंसा लिया और आकर बैठ गई हैं। दोनों माँ बेटियां यहाँ उसकी तनख्वाह पर ऐश कर रही हैं और हम एक दोनों बूढ़े पति पत्नी हैं जो तरसते ही रहते हैं कि बेटा हमारे पास आकर कभी 2 मिनट बैठ भी जाए। लेकिन एक शीला जी हैं कि सुधांशु आते ही इनके कमरे में हाजिरी लगाता है।
भाई बड़ा ही आज्ञाकारी जमाई मिला है शीला तुम्हें, प्रीति की सास ने मुस्कुराते हुए कहा। शीला शर्मिंदा हो गई थी। अभी इसे पछतावा हो रहा था कि वो क्यों यहाँ आकर बाहर आकर बैठ गई। वो लड़खड़ाते हुए उठी और अंदर कमरे में जाने लगी। सुधांशु तो सारा दिन आंटी जी करते न थकता था, शायद सिर्फ इस कारण से कि वो अपनी पत्नी की माँ की सेवा करना चाहता था, क्योंकि प्रीति भी सारा दिन उसके माता पिता की सेवा करती न थकती थी। 2 दिन बीते थे कि एक दिन अचानक शीला की तबीयत खराब हो गई। उसका ब्लड प्रेशर खतरनाक हद तक हाई हो गया था। प्रीति ने घबराकर सुधांशु को फ़ोन किया, जल्दी से माँ की दवाई लेकर आए, उनका ब्लड प्रेशर हाई हो गया है, प्रीति ने कहा। सुधांशु की अभी अभी छुट्टी हुई थी। वो जल्दी से मेडिकल स्टोर तक चला गया। सास की दवाई लेकर वो घर आया। सामने कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो जल्दी से शीला के कमरे में चला गया। प्रीति किसी काम से किचन में गई हुई थी। सुधांशु ने खुद ही शीला को दवाई खिलाई और पास रखा हुआ पानी पिला दिया। वो थोड़ा बेहोशी में थी। सुधांशु कुछ देर तो उसके सर के पास खड़ा रहा, लेकिन जब उसे लगा कि अब शीला की हालत थोड़ा ठीक हो रही है तो वो चुपचाप बाहर निकल आया। जैसे वो कमरे से बाहर निकला, सामने उसकी माँ छत से नीचे उतर कर आ रही थी। अरे तुम कब आए? अंदर कमरे में क्या कर रहे थे? सुधांशु की माँ का स्वर अजीब सा हो रहा था। कुछ नहीं माँ। सुधांशु मोबाइल में बिजी था। उसने ठीक से माँ की बात सुनी ही नहीं। जवाब क्या देता? उसे किसी का फ़ोन आ रहा था। वो फ़ोन पर बात करने के लिए कमरे से बाहर निकल गया। मगर सुधांशु की माँ की नज़र और स्वर दोनों ही अजीब हो गए थे। दिन गुजरते रहे। प्रीति अक्सर शीला को कमरे से बाहर लाकर लाउंज में बिठा दिया करती थी, मगर शीला की तबीयत थी कि दिन प्रतिदिन बिगड़ती ही जा रही थी। एक दिन उसके पेट में कुछ ज्यादा ही दर्द था। वो लड़खड़ाकर अपने कमरे से बाहर निकली। शीला को तेज प्यास लग रही थी। उसने कमरे से बाहर निकलकर इधर उधर देखा। किचन थोड़ी दूरी पर था। पैरों में चलने की हिम्मत महसूस नहीं हो रही थी। वो 2 कदम चली और लड़खड़ाकर उसने पास खड़ी हुई कुर्सी का सहारा ले लिया। ठीक उसी पल किचन से प्रीति की सास बाहर निकली। उसने शीला को अजीब सी निगाहों से देखा। क्या बात है बहन, तुम्हारी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब लग रही है। क्या कोई ऐसी वैसी बात है जो तुम हमें नहीं बता सकती? प्रीति की सास ने कहा। शीला ने सर उठाकर उसे देखा, लेकिन उसी पल वो अपना बैलेंस बनाकर न रख सकी और नीचे गिर गई। उसे एक जोरदार चक्कर आया। प्रीति की सास ने आगे बढ़कर उसे देखा। वो हल्की बेहोश सी हो गई थी और तभी सास की निगाह शीला के पेट पर पड़ी, जो काफी ज्यादा फूला हुआ लग रहा था। सास ने हाथ से शीला को पेट को टटोला। अचानक उसकी आंखें फैल सी गईं। क्या हुआ माँ को? अरे माँ नीचे कैसे गिर गई? प्रीति सीढ़ियाँ उतर कर नीचे आई तो उसने माँ को नीचे पड़े देखा तो वो बुरी तरह से घबरा गई। वो आगे बढ़कर अपनी माँ को संभालने लगी, लेकिन उसकी सास खड़ी कमर पर हाथ रखे शीला को घूर रही थी। हाय हाय, ये हमारी आंखों के सामने क्या हो गया और हमें पता ही नहीं चला। एक ही छत के नीचे रहते हुए ये सब कुछ देखना पड़ रहा है। अचानक ही वो दोनों हाथों से अपना सर सीना पीटते हुए जोर जोर से चिल्लाने लगी। प्रीति ने घबरा कर सास को देखा। क्या हुआ माँ जी, अब कैसी बातें कर रही हैं? प्रीति ने पूछा तो सास एकदम चमक कर बोली, मैं कैसी बातें कर रही हूँ? तुझे आंखों के सामने होता हुआ पाप नजर नहीं आ रहा? अपनी माँ की हालत तो देख, चक्कर आ रहे हैं, दिल घबरा रहे, उल्टी आ रही है और साथ में पेट इतना फूला हुआ लग रहा है और जैसे 4 महीने की प्रेग्नेंट हो। मुझे तो कोई धोखा नहीं दे सकता। दुनिया देखी मैंने, मुझे तुम्हारी माँ तो शुरू से ही ठीक औरत नहीं लगी। प्रीति फटी फटी आंखों से अपनी सास को जहर उगलता हुआ देख रही थी, जिनकी जुबान एक बार चलना शुरू हुई तो फिर रुकी ही नहीं। प्रीति के ससुर भी कमरे से बाहर निकल आए। क्या शोर मचा रखा है? ये शीला बहन को क्या हुआ है? उन्होंने आगे बढ़कर पूछा, लेकिन प्रीति की सास तड़पकर उनकी तरफ मुड़ी। शीला बहन को कुछ हुआ नहीं है, उन्होंने कुछ किया है जिसका फल नजर आ रहा है। भला पाप भी ज्यादा समय तक छुपाया नहीं जा सकता। शीला का पेट देखो और उसकी हालत देखो, साफ दिख रहा है कि ये माँ बनने वाली है। चरित्रहीन औरत है ये, पता नहीं किसका पाप साथ लिए है। प्रीति की सास बोलती चली जा रही थी और प्रीति का दिल चाहा कि वो अपने कानों पर हाथ रख ले। बस करें माँ जी, भगवान के लिए आप मेरी माँ पर कितना घटिया आरोप लगा रही हैं। वो ऐसी नहीं है, प्रीति तड़पकर बोली तो उसकी सास एकदम बिफर गई। अरे अकल की अंधी औरत, अपनी माँ को देख तो, जो तेरा ही सुहाग उजाड़ने पर तुली है। जरा बता, तेरा पति सास के कमरे में क्या लेने जाता है? फ्रूट के थैले भर भर कर ला कर तेरी माँ के आगे क्यों रखता है? इस उम्र में भी तेरी माँ बन संवर कर क्यों रहती है? कोई शर्म है या नहीं? माँ और बेटियों की आंखों में माँ पाप करती है और बेटी उसके पापों पर पर्दा डाल रही है। उन्होंने एक बार फिर शोर मचाना शुरू कर दिया था। प्रीति की आंखें फटी की फटी रह गईं। कितनी सफाई से उसकी सास ने सुधांशु और उसकी माँ के रिश्ते पर कीचड़ उछाल दी थी। इतनी घटिया औरत को हमारे घर में रहने का कोई अधिकार नहीं। निकल जाओ अपनी माँ को लेकर यहाँ से। आज के बाद मैं इस औरत की शक्ल भी नहीं देखना चाहता। प्रीति के ससुर ने एकदम आगे बढ़कर कहा तो प्रीति घबरा गई। शीला को भी शोर के कारण से होश आ गया था।
वो बहुत मुश्किल से उठकर बैठ गई। उसने जो अपने सर पर प्रीति के सास ससुर को चिल्लाते हुए देखा तो बुरी तरह से घबरा गई और रोने लगी। माँ, आप रोए मत, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। अगर ये लोग हमें यहाँ नहीं रखना चाहते तो यहाँ से चलें। प्रीति ने माँ का हाथ पकड़ा। सास और ससुर उन दोनों को लगभग धक्के दे रहे थे। वो बेचारी बीमार माँ का हाथ पकड़े घर से बाहर निकल गई। शीला की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो खुद तो घर से निकली ही थी, लेकिन उसकी वजह से प्रीति को भी अपना घर छोड़ना पड़ा था। शाम को सुधांशु घर आया तो घर में असाधारण सन्नाटा देकर चौंक गया। वो सीधा अपने कमरे में गया, मगर वहाँ प्रीति नहीं थी। उसने किचन में झाँका, किचन में भी कोई नहीं था। प्रीति का कहीं अता पता नहीं था। थक हार कर वो शीला के कमरे में गया। वो कमरा भी खाली था। अब की बार वो चौंक गया। प्रीति, प्रीति आंटी कहाँ हैं आप सब लोग? उसने जोर जोर से आवाजें लगाई। प्रीति की सास लपक कर सामने आई। निकल गई हैं दोनों माँ बेटियां अपने अपने पापों को छुपाकर। ज्यादा उनको आवाजें देने की जरूरत नहीं है। ये घर ऐसी घटिया औरतों के लिए नहीं है, प्रीति की सास ने कहा। तो सुधांशु हैरान रह गया। क्या बात कर रही हैं माँ? कैसी घटिया हरकत और कैसा पाप? कहाँ चली गई शीला आंटी और प्रीति? सुधांशु की माँ एकदम चमक कर बोली, फालतू में ज्यादा सवाल मत कर। बताया तो है कि चरित्रहीन औरत थी वो, और आरोप लगा रही थी कि तेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। उसकी बेटी को ये सब सहन नहीं हुआ, और जब मैंने उन्हें खामोश रहने और गलत बातें ना करने के लिए कहा तो दोनों माँ बेटियां मुझ पर चढ़ने लगीं। तंग आकर तुम्हारे पिताजी ने उन्हें घर से निकल जाने के लिए कह दिया है, इसीलिए वो दोनों चली गई हैं, सास ने आम से अंदाज में कहा। सुधांशु चकरा कर रह गया। इतनी बड़ी बात शीला आंटी ने कैसे कह दी? वो अपना सर पकड़कर बैठ गया। प्रीति की सास अब उसके पास आकर बैठ गई थी और उसे धीरे धीरे झूठी सच्ची बातें बताई जा रही थी, जिसमें सबसे बड़ी बात यह थी कि शीला ने सुधांशु के बच्चे की मां बनने का दावा कर दिया था। सुधांशु को अपने आप से घिन सी आने लगी। वो तो शीला को क्या समझता था और वो क्या निकली। उसकी माँ तसल्लियां दे रही थी, बस कर मेरा बेटा, वो घटिया औरतें थीं, मैंने उन्हें घर से निकाल कर अच्छा किया। अब हमारा घर पहले की तरह साफ हो गया है। मैं तेरी किसी अच्छी और सुशील लड़की से दूसरी शादी करवा दूंगी। सुधांशु हाथ छुड़ाता बड़ी मुश्किल से वहां से उठा और घर से बाहर निकलता चला गया। उसकी आत्मा पर गहरी चोट लगी थी। दिन गुजरते रहे। सुधांशु को शीला के साथ साथ प्रीति से भी नफरत सी होने लगी थी। उसने दोबारा पलटकर खबर ही न ली कि उसकी पत्नी और सास कहाँ को निकल गई हैं। वो सुबह को घर से निकलता और आधी रात को वापस आता। उसने खुद को काम में बुरी तरह से उलझा लिया था। उसकी माँ कोशिश करती कि सुधांशु दूसरी शादी के लिए मान जाए, लेकिन सुधांशु को तो जैसे औरत के नाम से ही नफरत सी होने लगी थी। दिन हफ्तों में बदलते चले गए और हफ्ते महीनों में सुधांशु के दिमाग से प्रीति और शीला का ख्याल तक निकल गया था। उस दिन वो शाम में जल्दी घर वापस आ गया। माँ ने चाय बनाकर उसके सामने रखी और उसे कई लड़कियों के नाम गिनवाने लगी जो उन्होंने सुधांशु के साथ करने के विचार से देख रखे थे। तभी मोबाइल बजने की आवाज़ आई। सुधांशु चौंक गया क्योंकि ये उसका मोबाइल बज रहा था। जेब से मोबाइल निकालकर सुधांशु ने नंबर देखा। वो कोई नया नंबर था। सुधांशु ने मोबाइल ऑन करके कान से लगा लिया। दूसरी ओर कोई लड़की बोल रही थी, क्या सुधांशु जी बात कर रहे हैं? लड़की ने पूछा तो सुधांशु ने हाँ कह दिया। दूसरी ओर से जो बात बताई गई उसे सुनकर सुधांशु के सर पर तो जैसे आसमान टूट पड़ा। वो एकदम अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। लड़की कह रही थी, बधाई हो सुधांशु जी, आप बाप बन गए हैं। जल्दी से अस्पताल आइए क्योंकि आपकी पत्नी को कुछ दवाइयों और खून की तुरंत ज़रूरत है। अस्पताल का नाम बताकर लड़की ने फ़ोन बंद कर दिया। सुधांशु हक्का बक्का खड़ा था। क्या हुआ बेटा, किसका फ़ोन था? माँ ने भी उसकी सफ़ेद पड़ती रंगत देख ली थी। सुधांशु कभी माँ को देखता और कभी हाथ में पकड़े मोबाइल को। उसे विश्वास नहीं आ रहा था ये हुआ क्या है। अब तक तो वो बस यही समझ रहा था कि शीला ने उसके ऊपर आरोप लगाया है, लेकिन आज जो कुछ उसके सामने आया था उसका मतलब तो यही था कि शीला ने सच में किसी और का पाप उसके सर पर थोप दिया था। घृणा की एक तेज लहर उसके शरीर में जागी। आज मैं इस औरत को नहीं छोड़ूंगा। एक नफरत भरा ख्याल उसके अंदर पैदा हुआ और वो अचानक अपने घर से निकलता चला गया। वो सीधा अस्पताल की ओर बढ़ा। वो एक सरकारी अस्पताल था जिसके बाहर मरीजों की एक लंबी लाइन लगी हुई थी। सुधांशु को अब और भी चिढ़ हुई। काउंटर पर काफी भीड़ थी, मगर जैसे तैसे करके उसने काउंटर वाली लड़की से मालूम कर ही लिया कि सुधांशु को फोन किसने किया था। वो वही लड़की थी। तो आप हैं मिस्टर सुधांशु? शर्म नहीं आती पत्नी को इस हाल में अकेले अस्पताल भेजते हुए? कम से कम उनकी हालत का तो देख लेते आप। इस समय उनकी कंडीशन बहुत ख़राब है, खून की ज़रूरत है, जल्दी से खून का अरेंजमेंट कीजिए। लड़की ने सुधांशु को बातें सुना डाली, लेकिन वो बहुत गुस्से में था। पहले मुझे उस औरत से मिलना है जिसने आपको मेरा नंबर दिया है और ये कहा है कि उसने मेरे बच्चे को जन्म दिया है। सुधांशु के कहने पर लड़की चौंकी, लेकिन उसे अंदाज़ा हो गया था कि बात कुछ और है। उसने खामोशी से सुधांशु को लेडीज़ वार्ड की ओर भेज दिया।
सरकारी अस्पताल में आदमियों को अंदर जाने की अनुमति नहीं थी, लेकिन शायद लड़की ने फ़ोन पर अंदर ड्यूटी पर नर्स को कुछ ऐसा कह दिया था कि सुधांशु को देखते ही नर्स ने उसे पहचान लिया। सुधांशु कड़े तेवरों से वार्ड के अंदर झाँक रहा था। कहाँ है वो औरत जो ये कह रही है कि उसके बच्चे का बाप मैं हूँ? वो तकरीबन गुस्से से चिल्ला रहा था। नर्स उसे खामोशी से लेकर अंदर बढ़ गई। वार्ड में एक तरफ बेड के ऊपर कोई लेटा हुआ था। सुधांशु ने करीब जाकर देखा और उसके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। वो शीला नहीं थी, बल्कि वो उसकी पत्नी प्रीति थी, जो बहुत कमज़ोरी की हालत में बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसके साथ एक नन्हा मुन्ना सा बच्चा भी लेटा था, जो अभी अभी पैदा हुआ था। सुधांशु तुरंत आगे बढ़ा। प्रीति, तुम? उसकी आवाज़ सुनकर प्रीति ने भी आंखें खोल ली। सुधांशु को देखते उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। जी, ये आपका बच्चा है। जब मैं आपके घर से निकली तो 3 महीने की प्रेग्नेंट थी। मैंने आपसे बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन आपने तो पलटकर जवाब देना भी ज़रूरी ना समझा। मेरे पास मोबाइल तो था नहीं। मैं और माँ उसी घर में जाकर रहने लगे जहाँ से आप मुझे ब्याह कर लाए थे। जब आपकी माँ ने हमें घर से निकाला तो हमारे पास 1 रुपया तक नहीं था। मुझे लगा आप वापस आएंगे, आप मेरी खैर खबर ज़रूर पता करेंगे, लेकिन आप नहीं आए। तो मैंने कई बार आपसे संपर्क करने की कोशिश की, मगर आपका नंबर ना लगता। प्रीति बोलते बोलते थक गई। सुधांशु को शर्मिंदगी ने आन घेरा था। उसने तो पलटकर प्रीति की खबर तक न ली थी। बस शीला के लगाए हुए आरोप पर ही उसका खून खौलने लगा था। मैं तुम्हारी खैरियत क्यों मालूम करता जब तुम्हारी माँ ने मेरे ऊपर इतना घटिया आरोप लगाया? वह चरित्रहीन खुद थी, लेकिन अपने बच्चे का बाप उन्होंने मुझे ठहरा दिया। सुधांशु ने बोला तो प्रीति चौंक गई। आप कैसी बातें कर रहे हैं सुधांशु? आपकी माँ ने फालतू में मेरी माँ पर आरोप लगाया था। ऐसा कुछ नहीं था। मेरी माँ का पेट फूला हुआ था तो आपकी माँ को लगा कि वो प्रेग्नेंट है, जबकि ऐसा नहीं था। माँ को हेपेटाइटिस सी हो गया था, जिसके कारण से उनके पेट में पानी भरने लगा। जिस दिन आपके घर से मैं और माँ निकले, माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मैं उन्हें सरकारी अस्पताल ले आई। उनके टेस्ट हुए और टेस्टों के बाद पता चला कि वो हेपेटाइटिस के कारण उनका पेट फूलने लगा है। मैंने उनका सरकारी अस्पताल से इलाज करवाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई भी इलाज सफल नहीं रहा। इस समय वो अपने उसी मकान में है और उनकी तबीयत बहुत ख़राब है। प्रीति ने जैसे तैसे करके अपनी बात पूरी कर ही ली थी। सुधांशु के सर पर तो जैसे आसमान टूट पड़ा था। उसने बस माँ की बताई हुई बात को ही गांठ बांध लिया था। उसने कभी अपने स्तर पर सच जानने की ज़रूरत ही न समझी। प्रीति को ज़रूरी ट्रीटमेंट के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया था। सुधांशु से लेकर सीधा उसके उसी मकान में जा पहुंचा जहां शीला रहती थी। शीला को देखते सुधांशु की आंखें शर्मिंदगी के मारे झुक गईं। वो बहुत कमज़ोर हो गई थी और साफ दिख रहा था कि वो किसी बड़ी बीमारी से ग्रस्त हैं। उसका पेट अभी भी उसी तरह फूला हुआ था जैसे किसी 7 या 8 महीने की प्रेग्नेंट औरत का होता है। मुझे माफ़ कर दें आंटी, माँ ने आपको इस हालत में घर से निकाला और आप पर गलत आरोप लगाया। सुधांशु माफ़ी मांग रहा था। शीला की आंखों से 2 आंसू निकल पड़े। सुधांशु ने फैसला कर लिया था कि अब वो वापस अपने शहर नहीं जाएगा, बल्कि यहीं प्रीति के साथ इस घर में रहेगा। उसने अपना ट्रांसफ़र दूसरे शहर में करवा लिया था। सुधांशु के माता पिता उसका इंतज़ार करते रहे, मगर उसने फ़ोन पर उन्हें सख्ती से कह दिया था कि उन दोनों ने उसकी पत्नी और सास को धक्के देकर घर से बाहर निकाला और उन पर गलत आरोप लगाए। वो इस लायक नहीं कि उनके साथ ज़िंदगी बसर की जाए। प्रीति जानती थी सुधांशु अपने फैसले से नहीं हटेगा, क्योंकि वो ऐसा तो था, एक बार जो फैसला कर लेता उस पर अटल रहता था। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।